हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। विंटर्स अपना असर दिखा रही हैं बट पढ़ाई तो करनी ही है। तो हमने सोशोलॉजी सीरीज शुरू की थी, उसमें हम सोशल थिंकर्स कर रहे थे। उसमें एक कार्ल मार्क्स हो चुके हैं। आज दरकिम ले रहे हैं, इमानुएल दरकिम को पढ़ेंगे, देखेंगे ये क्या हमें बता रहे हैं और इनकी क्या क्या इनकी थ्योरीज हैं, क्या क्या इन्होंने सोशोलॉजी में कंट्रीब्यूट किया। शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। डुर्कीम या डरकाइम, जो भी पढ़ लीजिए। डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल फैक्ट, सोसाइटी, रिलीजन एंड सोसाइटी, इन सब चीज़ों पर उन्होंने लिखा है। उनकी किताबें हैं और इनका पूरा पूरा थीसिस, पूरा पूरा रिसर्च इनका इन्हीं सब विषयों पर है। तो शुरू करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। इमानुएल डरकिम was one of the pioneers of the discipline of sociology and was also the founder scholar of functionalist tradition in sociology along with Spencer and Comte. Before him, other scholars like Comte tried to lay the foundation of the discipline, but it was Durkheim who gave distinctive sociological explanations in the field of functional analysis for the first time. तो जो functionalist हैं उनमें इनका नाम आता है। ठीक है। ये किनके साथ गिने जाते हैं? स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर के साथ और अगस्त कॉम्टे के साथ इनकी गणना होती है। ये कह सकते हैं ये जो फाउंडर्स थे, फाउंडर्स की ही श्रेणी में आते हैं। इन्होंने ऐसे ऐसी चीज़ें सोशोलॉजी को दी हैं जो आज भी लोग याद रखते हैं। उनकी उनकी जो थ्योरीज हैं वो आज के युग में भी बहुत सारी रेलेवेंसी रखती हैं, मतलब बहुत ही सुसंगत हैं। ठीक है, समझ गए? आगे देखिए। He was also the one who is credited to liberate the building discipline from the mysterious methods and terminology of theology and philosophy. पहले देखिए ये जो सोशोलॉजी था ये थियोलॉजी और फिलोसफी का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन इन्होंने इस डिसिप्लिन को वहाँ से निकाल करके एक नया, एक अलग डिसिप्लिन बनाया। ठीक है, इसीलिए इनको इसको क्रेडिट दिया जाता है, इसका क्रेडिट। ही गेव अ मैक्रो व्यू ऑफ सोसाइटी एंड अकॉर्डिंग टू हिम इंडिविजुअल इज सबऑर्डिनेट टू सोसाइटी एंड इज ऑल्सो गवर्न बाय इट। अब इन्होंने मैक्रो व्यू दिया, एक होता है माइक्रो व्यू, एक होता है मैक्रो व्यू। तो इन्होंने मैक्रो व्यू क्या दिया कि जो सोसाइटी हमारी जो बनी होती है वो इंडिविजुअल से ही बनी होती है ना, एक एक इंडिविजुअल से मिल करके, और इंडिविजुअल सबॉर्डिनेट होता है सोसाइटी का और उससे गवर्न होता है, यही बता रहे हैं। सोसाइटी, अब आगे क्या बता रहे हैं? सोसाइटी हैज़ अ रियलिटी ऑफ इट्स ओन ओवर एंड अबव द इंडिविजुअल हु कंप्राइज इट। यानी सोसाइटी की अपनी एक रियलिटी है जो कि इंडिविजुअल और वहाँ की जो भी वातावरण, जो भी चीज़ें हैं उससे ऊपर होती है और मिली हुई होती है, उसको बनाती भी है साथ में। ठीक है, यही कह रहे हैं डरकाइम या दुर्किम। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फॉर्मेटिव डिसिप्लिन वॉज इमेंस एंड ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सोशोलॉजी फॉर द फॉलोइंग रीजंस। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए कि अगस्त कॉम्टे बताया था फादर ऑफ सोशोलॉजी, इनको क्यों बता रहे हैं? तो एक तरह से फाउंडिंग फादर समझ लीजिए। ओके, तो जानिए क्यों है ऐसा। He tried to define the subject matter of sociology and attempted to develop a science of society in form of sociology. इन्होंने सोशोलॉजी को एक तरह से साइंस बताया। ठीक है। He defined the subject matter as a study of social facts and suggested scientific methods for its study. इन्होंने social facts को सब्जेक्ट मैटर यानी विषय वस्तु बताया सोशोलॉजी की, और साइंटिफिक मेथड्स डेवलप किए ताकि इसकी स्टडी हो सके ना। दूसरा देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम ही गेव डिस्टिंक्टिवली सोशोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस इन हिज कॉजल functional theories. For example, in his theory of society and theory of religion, he gave explanation which were distinctively sociological. अब इनकी देखिए सोसाइटी किताब है और इन्होंने रिलीजन के बारे में भी अच्छा खासा लिखा है। तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे एक्सप्लेनेशंस दिए उस समय, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा क्या थे, अलग थे। सोशोलॉजी स्टडी जो हम करते हैं सोशोलॉजी में, उसकी दृष्टि से बहुत कुछ नया ये कर रहे थे। ठीक है। थर्ड देखिए, he developed methods specific to sociology and also demonstrated its use in its theories. For his theory of society, he used methods of multivariate analysis. इन्होंने अपनी जब किताब लिखी सोसाइटी, तो उसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लिया और उसकी एनालिसिस की कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है। ही ऑल्सो, फोर्थ पॉइंट देखिए, ही ऑल्सो एस्टैब्लिश द फर्स्ट एवर डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी इन यूरोप एंड वॉज द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ सोशोलॉजी। अब इन्होंने देखिए यूरोप में सोशोलॉजी का डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया, स्टैब्लिश करवाया। ठीक है, और पहले प्रोफेसर ये सोशोलॉजी के थे वहाँ पे।
His methodology remains same during all his works, where at the outset he provides a fitting irrefutable definition of the phenomena. Secondly, he refutes existing explanations, and finally, he gives a distinctively sociological explanation of the given phenomena. अब देखिए सोशल फैक्ट जान लीजिए क्या है, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है। इसको हम कम से कम नहीं तो 5 पार्ट में तो करना ही होगा। तो आज जितना हो पाएगा उतना करेंगे, फिर रेस्ट कल के लिए छोड़ेंगे, ओके। देखिए सोशल फैक्ट्स देखिए क्या है। Durkheim was highly influenced by the approach of natural scientists, and inspired by that, he tried to understand society in terms of some universal laws. कुछ यूनिवर्सल लॉज थे, उनको वो स्टडी कर रहे थे और उन्होंने जानने की कोशिश की कि सोसाइटी क्या है, ये उनके दिमाग में चल रहा था। ही ऑल्सो saw discovery of universal social laws as a solution to the problems of the society. He doled out the concept of social facts to lay a scientific foundation of the for the new discipline. अब इन्होंने सोशल फैक्ट को उठाया और उसी को स्टडी करना शुरू किया कि ये क्या है ना, ये कैसे सोसाइटी को प्रभावित करता है, ये क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी जो सोसाइटी में मौजूद हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को अफेक्ट करती हैं ना। Social facts were visualized as akin to natural fact. His theory of social fact is significant because, according to Susan Jones in her What Does Durkheim Mean by Thing 1996 की इनकी किताब है सुसैन जोन्स की, ठीक है। इट वॉज क्रूशियल इन सेपरेटिंग द न्यू डिसिप्लिन फ्रॉम द फिलोसफिकल डिस्कोर्स, क्योंकि ये पहले फिलोसफी का पार्ट हुआ करता था सोशोलॉजी। इन्होंने ही बहुत ही अपना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया जिससे इस डिसिप्लिन को वहाँ से अलग किया गया और एक अलग डिसिप्लिन बनाया गया सोशोलॉजी को। टू डिस्कवर सच यूनिवर्सल लॉज, द फर्स्ट प्री कंडीशन वॉज डैट देयर शुड एग्जिस्ट सम सोशल फैक्ट्स इन सोसाइटी लाइक नेचुरल फैक्ट्स इन द नेचुरल वर्ल्ड। अब ये बता रहे हैं सोसाइटी में कुछ सोशल फैक्ट्स होते हैं वो अलग होने चाहिए, जैसे कि नेचर में नेचुरल फैक्ट्स होते हैं इसलिए वो उसको बनाता है, ठीक है। वही बता रहे हैं, इन्होंने कंपैरिजन किया एक तरह से। अकॉर्डिंग टू हिम, जस्ट एज बिहेवियर ऑफ मैटर in nature can be regarded as a reaction to natural stimuli, behavior of man can also be seen as a response to the external constraint of the such social facts. In his famous work title, क्या टाइटल रहा है, Montesquieu and Rousseau 1892, the he laid down the general conditions for the establishment of a science of society. According to him, a social science should क्या क्या 5 पॉइंट दिए इन्होंने, क्या है, डील विद, फर्स्ट है डील विद स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर एंड नॉट टोटल नॉलेज दैट इज अराउंड। सेकेंड है एम एट आइडेंटिफाइंग द जनरल टाइप्स rather than डिस्क्राइबिंग द इंडिविजुअल टाइप, जनरल टाइप बता रहे नॉट द इंडिविजुअल टाइप्स। थर्ड है हैव अ डेफिनेट एंड ऑब्जर्वेबल फील्ड टू एक्सप्लोर एंड इट शुड स्टडी ऑब्जेक्टिव रियलिटी, यानी ऑब्जेक्टिव रियलिटी की हम बात करेंगे, हम देखेंगे कि क्या सही है, सही मायने में क्या सही है, ठीक है। फोर्थ है इल जनरल प्रिंसिपल्स और लॉज, इन्होंने जनरल प्रिंसिपल्स भी दिए। यूज मैथड सिमिलर टू नेचुरल साइंस, इन्होंने वैसे वैसे मैथड्स इस्तेमाल किए जो कि नेचुरल साइंस में यूज होते हैं। दरकाइम फर्दर क्लैरिफाइड द स्कोप एंड मेथडोलॉजी ऑफ सोशोलॉजी इन इस फेमस किताब इनकी जो है वो क्या है, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड, जो कि 1895 में है, ठीक है। According to him, the task of a sociologist is to study social facts as things we study things in the natural world. He defines social facts as, देखिए social fact ये कैसे define कर रहे हैं, social facts are ways of acting, thinking and feeling which are external to the individual and are endowed with the power of coercion by reason of which they control of him. ये बता रहे social facts वो मतलब ऐसी चीज़ें हैं जैसे जिसमें हम एक्टिंग, थिंकिंग, फीलिंग को इंक्लूड करते हैं। ये सारी चीज़ें बाहरी तौर पे हैं और इनमें क्या पावर होता है, कोहर्शन का पावर होता है, यानी ये इंसान को कोहर्स करते हैं, एक तरह से मजबूर करते हैं, ठीक है, सोचने पर, ठीक है, और ये उसको कंट्रोल भी करते हैं। ये ऐसे सोशल फैक्ट्स को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। He considers social facts as those phenomena which exist outside the individual as a force which coerce the individual to think, act, ठीक है, वही जो मैंने बताया, and feel in a particular manner. अब देखिए मैं एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। सपोज डैट कोई एक पर्सन है, उसका जन्म होता है लोअर मिडिल क्लास फैमिली में।
अब वहाँ का वातावरण ऐसा है कि ना तो खाने के लिए उतना सब कुछ है, मतलब इतना है कि बस गुजारा हो रहा है, ठीक है। तो उसके सराउंडिंग्स में भी वैसे ही लोग हैं जो वैसी ही ज़िंदगी को जी रहे हैं, तो उसको कभी ये पता ही नहीं चल पाता कि इसके बाहर भी कुछ है, ठीक है। तो इस तरह से तो वो सोशल फैक्ट्स ही उसे गवर्न कर रहे हैं, ठीक है। जैसे वो मान लीजिए वो बाहर निकलेगा, वो नई दुनिया को देखेगा, नए सोशल फेनोमेना से उसका वो मुखातिब होगा, तो उसको नई दुनिया पता चलती है। यहीं पे यहाँ पे सोशल फैक्ट्स उसकी थिंकिंग को, उसकी एक्टिंग को, उसके बिहेवियर को क्या कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब वो इतना ही समझ ले कि और अच्छा खाने को मिल जाए, और अच्छा रहने को मिल जाए, ये उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा। तो इसी तरह से इन्होंने इस चीज़ को डिफाइन किया, ठीक है। द टास्क ऑफ सोशोलॉजी इज टू आइडेंटिफाई एंड स्टडी सच सोशल फिनोमेना और सोशल फैक्ट्स। सोशल फैक्ट्स कैन बी अंडरस्टूड बाय देयर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जान लीजिए, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। पहला है एक्सटर्नलिटी, ठीक है। सोशल फैक्ट्स एग्जिस्ट आउटसाइड द इंडिविजुअल एंड मस्ट बी सीन अपार्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल। दे आर दीज आर स्यू जेनरस। स्यू जेनरस का मतलब होता है अपने आप से ना, coming into existence on their own as part of autonomous development of society. दूसरा है constraining. The social facts exercise constraining influence over the individual action. The constraint is in nature of coercion. The existence of constraints makes social facts as real as the constraint is visible in terms of its consequences. यानी constraint का मतलब होता है limit कर देना एक तरह से किसी भी, मान लीजिए वो उस, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, तो उसकी सोच वहीं तक लिमिटेड रहेगी जो लोअर मिडिल क्लास की होती है, ठीक है। थर्ड देखिए क्या है, जनरलिटी है। सोशल फैक्ट्स आर जनरल इन नेचर and must not be confused with the individual interpretation or individual fact. These are in the form of generalized perception, which is understood by all the individuals in the same manner. Durkheim rejects the study of exceptions and focuses upon identification of general types. For example, he studies religion as general type and does not study any particular religion. अब इन्होंने देखिए religion का example लिया, उन्होंने ओवरऑल स्टडी किया religion क्या करता है, उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं किसी इंडिविजुअल पे, या एज अ सोसाइटी वो कितना इम्पैक्ट डालता है, ये सब पढ़ा। पर्टिकुलरली किसी क्रिश्चियनिटी या मुस्लिम रिलीजन, इस्लाम, इसके बारे में नहीं बताया उन्होंने, ठीक है। जनरल उन्होंने स्टडी किया। और फोर्थ होता है इंडिपेंडेंस, ठीक है। सोशल फैक्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द विल ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि वो किसी इंसान के विल पे नहीं डिपेंड करते। इंडिविजुअल्स कैन नॉट चेंज द सोशल फैक्ट बट रादर द अपोजिट इज ट्रू। कह रहे कि इंडिविजुअल सोशल फैक्ट्स को नहीं चेंज कर, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, वो अपनी क्या बोलते हैं, अपनी जो पोजीशन है सोसाइटी में, यानी वो लोअर मिडिल क्लास में, उसको वो चेंज नहीं कर सकता जब तक कि वो नए प्रयास की ओर नहीं जाता, नया कुछ नहीं कर लेता, कुछ नया घटित नहीं हो जाता। उसके सोशल फैक्ट्स जब तक नहीं चेंज हो जाते हैं तब तक वो खुद भी चेंज उसको नहीं कर सकता। यानी कहीं उसको मान लीजिए कोई ऐसा मिल जाता है जो उसको उस वाले स्टेटा से निकाल करके वहाँ कहीं और इंक्लूड कर ले, तो वो वहाँ पे फिर उसके सोशल फैक्ट्स चेंज हो जाएंगे। मान लीजिए वो मिडिल क्लास में मूव कर गया तो उसके वहाँ के अलग सोशल फैक्ट्स होंगे, इस तरह से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। और वन ऑफ माय फेवरेट्स इन सोशोलॉजी इमाल दरकाइम, ठीक है। अच्छे से इसे पढ़िए, और जहाँ भी कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, कोई भी कन्फ्यूजन आ रहा है, मुझे कमेंट में बताइए, आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व की जाएगी। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।